MBBS जब करते समय खाना नहीं मिलता था, रहने की कोई जगह नहीं थी लखनऊ में, तो रेलवे स्टेशन पे और बस स्टेशन पे रात गुजारनी पड़ती थी। कभी कभी खाना 5-6 दिन नहीं मिलता था, 1-2 समोसे खाना खा के काम चलता था। बड़ी पेनफुल बातें हैं। कोई काम नहीं है मुश्किल, घर किया इरादा पक्का, मैं आदमी हूँ सड़क का। मेरा नाम डॉक्टर जयकरण है। मैं भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के NCDC में सलाहकार लोक स्वास्थ्य एडवाइजर पब्लिक हेल्थ की पोस्ट पे वर्तमान में कार्यरत हूँ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री रामभरण है। ग्राम सभा वल्लीपुर एक है, जिला फैजाबाद में, जो आजकल अयोध्या के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे उस छोटे से गांव में जिसमें करीब 100 घर थे, वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई थी। नाइनटीन 1974 में हाई स्कूल हमने प्रथम क्लास में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज फैजाबाद से किया था। 1976 में इंटरमीडिएट सेकेंड डिवीज़न में किया था गवर्नमेंट इंटर कॉलेज फैजाबाद से। 1977 में MBBS में दाखिला मुझे मिला था किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में, और केवल कुछ सालों नौकरी करने के बाद कई जगह हमें MD में एडमिशन मिला 87 में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, और ये MD हमारी थी सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन में। प्रथम बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में MD की डिग्री मुझे 89 में दी गई प्रोफेसर BC जैन के द्वारा, और ये कम्युनिटी मेडिसिन की MD थी, लेकिन आजकल वो कम्युनिटी मेडिसिन कहलाती है, लेकिन जब हमने डिग्री लिया तो इसका नाम सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन था। ये नाम सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन का नाम 1958 में प्रोफेसर VG प्रसाद ने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में इस डिपार्टमेंट को शुरू किया था। और MD 89 में करने के बाद फिर हमने कुछ सालों नौकरी किया, और 1997 में भारत सरकार ने मुझे 1 साल के लिए ग्रुप ट्रेनिंग कोर्स करने के लिए जापान भेजा था, टोक्यो में। वहाँ HITC इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर टोक्यो जापान से करीब ग्रुप ट्रेनिंग कोर्स जो मास्टर लेवल कोर्स है, मास्टर लेवल कोर्स इन साइंस, वो हमने पूरा किया था। और उसके दौरान ही 3 महीने की जापानीज़ भाषा में ट्रेनिंग भी किया था। सुबह उठने के बाद मैं थोड़ी देर प्राणायाम वगैरह करता हूँ, फिर नित्यक्रम होकर तैयार होकर के फिर इसके बाद थोड़ा फ़ोन पे बातें करते हैं, घर वालों से बातें करते हैं, परिवार से बात होती है। देखते हैं पेपर वगैरह आता तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो होती है उस पर हेडलाइंस पे देख लेता हूँ एक बार। ये तो गाड़ी आ जाती है। फिर ड्राइवर के साथ ऑफिस जाते हैं।
पेंडिंग काम तो कोई रहता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऑफिस में फाइलें वगैरह जो हमें मिलती हैं वो देख करके फिर देश के विभिन्न प्रदेशों की सूचनाएं हेल्थ के बारे में जो रहती हैं और वो सारी चीज़ें निपटाने के बाद फिर कोई मीटिंग वगैरह होती है, पूरी मीटिंग अटेंड करते हैं और मीटिंग में हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, जो हमारा फेरी पे तकलीफ़ में हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, उसको मैक्सिमम किस तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं और कोशिश ये की जाती है हेल्थ सर्विसेज दरवाजे पर जो बेनिफिशरी है उस तक डिलीवर की जाए। 1991 में मेरी शादी हुई डॉक्टर शीला से, हमारे सीनियर थे डॉक्टर डी नाथ साहब, उनके चाचा जी की लड़की हैं डॉक्टर शीला, वो ग्वालियर से MBBS किया है उन्होंने। उनसे 91 में मेरी शादी हुई थी बौद्ध रीति से, और हम लोग लखनऊ में रहते थे, वो लोग बिलासपुर में थे। तो 3 दिन ट्रेन से जाके तब हमें वहाँ शादी करनी पड़ी। और श्री जगराम जो हमारे मित्र हैं उन्होंने शादी का पूरा कार्यक्रम कराया था और सारा का सारा दशहरे के दिन हुआ था। वो खास करके हम लोग बाबा साहब को बहुत मानते हैं, बाबा साहब के बातों को जीने की कोशिश करते हैं। तो बाबा साहब ने चूँकि दशहरे में शादी किया था तो इसलिए हम लोगों ने दशहरे के दिन ही बौद्ध रीत से हमारी शादी हुई। मेरे 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी मेरी बेटी है हिमांशी, जिसका नाम है, जो दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सर्ट इन डिवीज़न में NCC नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर में साइंटिस्ट सी के पद पर कार्यरत है। उसने मोतीलाल नेहरू NIT इलाहाबाद से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग में B.Tech किया है। फिर उसके बाद सेकंड पर मेरा बेटा दीपांकर है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन ONGC मुंबई में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ड्रिलिंग के पद पर कार्यरत है। उसने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM धनबाद से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में B.Tech किया है। इसके बाद मेरी छोटी बेटी डॉक्टर हर्षिता है। उसने स्टेट गवर्नमेंट के महामाया मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर से MBBS किया है और इस समय नीट PG को क्वालिफाई करके PG एडमिशन के लिए काउंसलिंग का वेट कर रही है। फिर सबसे छोटा बेटा मेरा अंकुर है, जो चारों बच्चों में सबसे छोटा है। उसने भी NIT कुरुक्षेत्र हरियाणा से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE में B.Tech किया है और ओरेकल फाइनेंस बेंगलोर में एसोसिएट कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत है। देखिए, समय तो ऑफिस का काम ज़्यादा रहता है, तो कभी कभी ये होता है कि मीटिंगें 2 बजे शुरू हुई, शाम को 5-6 बजे तक सरकारी मीटिंगें चलती रहती हैं। और कभी कभी तो उसके बाद डिनर वगैरह होता है तो 2-2:30 बजे रात में घर पहुंचते हैं। बचपन में तो मुझे याद है कि बच्चों का बचपन, हम जब देर में मीटिंग के बाद घर पहुंचते थे, सो जाते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि मुझे बच्चों से बात करने के लिए दिन में थोड़ा जल्दी आना पड़ता था, तो कभी कभी बच्चों से बात करने का मौका ज़रूर मिलता था। गाइड करने के लिए वाइफ उनको बहुत गाइड करती थी। हालांकि जब कभी कभी रिजल्ट के बारे में बच्चे लोग बात करते थे तो उसको मैं ज़रूर एंजॉय करता था, क्योंकि हमारे बच्चों ने रिजल्ट के बारे में कभी निराश नहीं किया। कभी हमेशा उनके नंबर चारों बच्चों के अच्छे आए हैं और हमेशा उन्होंने पोजीशन पाई है।
तो उसको मैं ज़रूर इन्जॉय करता था। कभी कभी वाइफ थक जाती है तो मॉर्निंग में उनको चाय वगैरह भी बना के देना पड़ता है, और वाइफ भी बहुत कोऑपरेटिव है हमारी। चाय उनकी अलग बनती है, हमारी अलग, लेकिन जब हम बनाते हैं तो उसको वो पसंद करती हैं, अच्छी लगती है उनको। लेकिन कभी कभी हम भी जब मौका मिलता है तो सब्जी ले आते हैं। ये तो कुछ नहीं लगता, बस जब हम बोलते रहते सो जाती हैं, अब क्या बताएं। बाकी तो उनकी सब बात अच्छी है, लेकिन कभी कभी हम बोलना चाहते हैं, वो सो जाती जल्दी। वो हर जिम्मेदारी कोई सी भी हो संभाल लेती है। उनको ज़्यादा मालूम होगा, हमें क्या मालूम क्या सोचती हैं, लेकिन ये है कि खुश रहती हैं, मतलब उनको अफसोस नहीं मेरे शादी करके, मुझे लगता है ऐसा। मेरा नाम डॉक्टर शीला है, मैं डॉक्टर जयकरण की वाइफ हूँ। हमारी शादी को 31 ईयर हो चुके हैं। उसमें सबसे पहला है कि वो सबके बारे में सोचते हैं, यही बात बहुत अच्छी लगती है। पहले हमें ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि हम दूसरे के बारे में भी सोचें, क्योंकि हम जैसे बैकग्राउंड से आए हैं हमें कुछ पता ही नहीं था। पर यहाँ के उनको देख के लगा कि हाँ, सबके बारे में भी सोचना चाहिए। हमारे घर परिवार के अलावा बाहर के लोग भी हैं, तो उनसे इंस्पिरेशन बहुत मिलता है। और इसी के चलते अब मेरे बच्चे जब बड़े हो गए तो मैं आसपास के बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। सबसे बुरी बात ये लगती है कि वो सबके साथ खाना खाने के लिए जल्दी नहीं आते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि तुम लोग खा लो, मैं बाद में खा लूँगा, क्योंकि मुझे अभी ये काम है वो काम है। और एक तो पहले वो घर में बहुत कम आते हैं, और मतलब फैमिली के साथ समय बिताते हैं, पर वो अपने हिसाब से बिताते हैं। लेकिन जब हमें बाहर वो लेकर जाते हैं, कई बार ट्रिप्स पे बाहर लेकर गए, तब हम लोग पूरा उनके साथ रहें। बाकी घर में रहने पे तो उनका यही रहता है कि तुम लोग कर लो। तो फिर कभी कभी लगता है कि अगर वो है तो फिर उनको भी सब कुछ करना चाहिए कि हाँ, साथ में रहें, साथ में खाना खाएं, और बस इतना ही। बाकी तो हमने इतना अपने आप कर लिया कि अभी मुझे लगता ही नहीं कि उनके साथ करें। वो प्रॉपर रूटीन घर में फॉलो नहीं करते हैं। सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, जब घर पे रिलैक्स करते हैं तो, और आराम से उठते हैं। टाइमली नाश्ता नहीं करते, टाइमली खाना नहीं खाते। जब भी वो घर पे आते हैं तो बाज़ार से जो भी सामान लाना होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में ला के रख देते हैं, और सुबह कभी कभी चाय बना देते हैं। ये अलग बात है कि चाय इतनी कड़वी हो जाती है, पर चाय पिलाते हैं। ये तो वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे ना मेरे से। बच्चे लोग तो सोचते जब बहुत कम है, लेकिन बता देंगे बढ़िया। आपसे पूछिए आप। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशी है। मैं डॉक्टर जयकरण की सबसे बड़ी बेटी हूँ, और इस समय मैं आईसर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में एज अ साइंटिस्ट काम कर रही हूँ। और आज मुझे बस यही कहना है कि मैं आज जो भी हूँ, जिस मुकाम पर भी हूँ, सिर्फ अपने माता पिता की वजह से हूँ। मुझे अपने पिताजी पे बहुत गर्व है। एक उन्होंने हमेशा ये लोगों के बीच में रह के काम किया है, लोगों के साथ काम किया है, गवर्नमेंट सेक्टर में रह के हमेशा जनता के बीच उनकी भलाई के लिए काम किया है। ऐसा काम किया है जिससे लोगों का भला हो सके। और इस एक चीज़ ने मुझे बहुत इंस्पिरेशन दी है, जिसकी वजह से आज मैं प्राइवेट सेक्टर छोड़ के गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही हूँ। और एक सबसे ख़ास बात ये है कि जैसा कि लोग कहते हैं कि हर जगह भेदभाव चलता है लड़के और लड़कियों के बीच में। उन्हें कभी लड़के और एक घर में भी रह के लड़के और लड़कियों को अलग अलग स्कूल में पढ़ाया जाता है, बट हमारे पिताजी ने कभी ऐसा कुछ नहीं होने दिया। हम चारों को उन्होंने सेम स्कूल में शिक्षा दी, सबसे अच्छी शिक्षा दी जितना वो दे सकते थे। और कभी भी पैसों की कमी हमें नहीं महसूस होने दी, कभी भी कोई कमी नहीं महसूस होने दी। अगर मुझे 12th के बाद ड्रॉप लेना था तो उसमें भी उनका पूरा सपोर्ट था। कॉलेज में भी अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो पूरा सपोर्ट था। कॉलेज के बाद भी जब मैंने अपनी जॉब छोड़ के दोबारा गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन
के लिए तैयारी शुरू की, उस टाइम भी उन्होंने अपना पूरा सपोर्ट रखा मेरे साथ। हमेशा मुझे गाइड किया और हमेशा सही डायरेक्शन में गाइड किया, जिस वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और खुद और इतनी अच्छी पोजीशन पर हूँ, काम कर रही हूँ। मेरा नाम दीपांकर है, मैं डॉक्टर जयकरण जी का बड़ा बेटा हूँ और मैं अभी विंडी से मैं काम करता हूँ एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और अभी मैं मुंबई में पोस्टेड हूँ। और मेरे फादर हैं डॉक्टर जयकरण जी, जो अभी रिटायर होंगे 30 सितंबर को एनसीडीसी से। उन्होंने काफ़ी काम किया गवर्नमेंट के लिए और काफ़ी कुछ अचीव किया, और जो काफ़ी बड़ी बात है। और उन्होंने पढ़ाई लिखाई की अपने मतलब रूरल बैकग्राउंड से आके भी काफ़ी MBBS और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और हम लोग अभी अच्छी पोस्ट पे हैं आज, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का योगदान रहा, काफ़ी उनका भी रोल रहा हमारी अपब्रिंगिंग में। और हम लोग काफ़ी उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी सर्विस अपनी दी भारत सरकार को और काफ़ी कुछ अचीव किया। और ये काफ़ी हम लोगों के लिए बड़ी बात है कि हमारे फैमिली से कोई इतनी बड़ी पोस्ट पे गया। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करेंगे। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर हर्षिता। मैं डॉक्टर जयकरण की 3rd नंबर की बेटी हूँ। मेरे पापा के बारे में मैं जितना बोलूँ शायद कम रहेगा। मेरे पापा स्टार्टिंग से बाहर ही रहे हैं। हम लोग जब छोटे छोटे थे तब से वो बाहर ही रहे हैं। घर पे हम लोग के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड किया उन्होंने आज तक हम लोग की स्कूल की शायद एक भी PTM नहीं अटेंड की है। मम्मी सब जगह जाती थी, मम्मी सब देखती थी, बट एडमिशन कराने वो हमारे स्कूल में भी गए, मेरे कॉलेज में भी गए। मेरे सारे हम चारों के अप्स एंड डाउन्स में वो हमेशा साथ रहे थे। भले ही वो हमारे साथ घर में ज़्यादा टाइम हम लोग के साथ नहीं स्पेंड कर पाए, बट कभी भी हम लोग को उनकी ज़रूरत थी, चाहे वो अच्छे मोमेंट्स में हो या कभी हम लोग को लो फील हो रहा है, वो हर टाइम हमारे साथ थे। और सबसे अच्छी बात कि वो जो पूरे समाज को और पूरे सबके बेनिफिट के लिए उन्होंने हम लोग को भले ही कम टाइम दिया, बट जो उनकी आज लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जो आज उनके बारे में लोग उनके बोलते हैं, उनके फ्रेंड्स, वो चीज़ खुद में मतलब हम लोग को इतना प्राउड फील कराती है कि हम लोग को कभी लगा ही नहीं उनकी किसी चीज़ में कमी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकुर, आई एम द यंगेस्ट सन ऑफ डॉक्टर जयकरण। सो पापा का काफ़ी सपोर्ट रहा थ्रू आउट माई एजुकेशन, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और मोटिवेट रखा। ऑल्दो वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे बिकॉज ऑफ ऑफिस एंड वर्क, बट जितना भी टाइम देते थे हमें काफ़ी मोटिवेट रखते थे और जो भी हम करना चाहते थे उसमें हमें सपोर्ट करते थे। सो उसका ही रिजल्ट है कि हम सारे भाई बहन आज काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो उनका काफ़ी हमें सपोर्ट रहा, काफ़ी एक मोटिवेशन रहा उनका हमारे लाइफ में। सो आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई फादर एंड आई होप टू बिकम लाइक। सफलता का राज तो यही है कि हमें दोस्तों ने बहुत हेल्प किया, समाज ने हेल्प किया, दोस्तों ने हेल्प किया। समाज ने क्यों हेल्प किया वो समाज जाने, दोस्तों ने क्यों हेल्प किया। मैंने सोचा था कि जितनी हमें हेल्प मिल रही है उसका मैं 20 गुना रिटर्न करूंगा किसी को, लेकिन जिन लोगों ने हेल्प किया उनको तो मैं कुछ नहीं कर पाया। समाज को अगर कुछ कर पाया हो तो बाद में पता चलेगा। तो सफलता का राज तो यही कहा जा सकता है। MBBS जब करते समय खाना नहीं मिलता था, रहने की कोई जगह नहीं थी लखनऊ में, तो रेलवे स्टेशन पे और बस स्टेशन पे रात गुजारनी पड़ती थी। कभी कभी खाना 5-6 दिन नहीं मिलता था, 1-2 समोसे खाना खा के काम चलता था। बड़ी पेनफुल बातें हैं, बहुत सी हैं इस तरह की। और सबसे बड़ी प्रेरणा मिली थी हमें बाबा साहब की कहानी से, कि उनको किस तरह से बड़ौदा वालों ने तिरस्कार दिया था, उन्होंने संकल्प लिया था। और उनके बचपन की कहानियाँ उस समय तो हमें याद नहीं थी, लेकिन इतना ज़रूर था कि बाबा साहब ने जो किया है वो हम लोगों के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। और उनके संघर्षों को जब हम पढ़ते थे तो मुझे अपना जो कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं छोटी लगती थी, उससे हमें बहुत प्रेरणा मिली। कोई तकलीफ़ में ना रहे, कोई मतलब जो भी दुखी लोग हैं
उनको मैं हंसा सकूं, वो अच्छा लगता है। और ख़ास करके जो अंडर प्रिविलेज जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं, जिनके पास खाना नहीं है, रोटी नहीं है, बीमार हैं, दवाई का पैसा नहीं है, उनके लिए मैं कुछ कर सकूं, ये इच्छा है मेरी। एक तो यही है, बाबा साहब की शिक्षाओं ने किया है, और परिवार तो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। बड़े टेढ़े उसमें वाइफ ने किया मेरे पिताजी ने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत साथ दिया है। माताजी तो बचपन में नहीं रही, हालांकि माताजी ने ज़्यादा प्यार दिया था, लेकिन उसके बाद पिताजी ने बहुत साथ दिया है। और शादी के बाद वाइफ ने सब कुछ संभाल लिया है। बच्चे भी मेरा बहुत साथ देते हैं। और बाकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें हमें डॉक्टर अजय वर्मा ने स्टेप टू स्टेप हर कदम पे मदद किया है। अब ये तो दोस्त बताएंगे, लेकिन यह है कि हमारे दोस्तों ने हमें हमेशा मान सम्मान इज्जत बहुत दिया है, और जहाँ भी हम गए हैं हमें हाथों हाथ उठाया है, और दोस्तों ने कभी मुझे गरीब नहीं समझा। ये मैं दोस्तों का एहसान मानता हूँ। अब साथ रहते रहते डॉक्टर साहब के बारे में हमें तमाम बातें पता चलें कि पैसे इनको जो छात्रवृत्ति मिलती थी वो समय से नहीं मिलती थी। इसकी वजह से डॉक्टर साहब को तमाम तरह की परेशानियां होती थी। लेकिन उस परेशानी को डॉक्टर साहब जो है बगैर किसी हलचल में आए, उलझन में आए हुए, किसी तरह की हलचल नहीं होती थी कि बहुत परेशान है। डॉक्टर साहब अपना पढ़ाई में पूरा ध्यान देते थे और उस काम को करते रहते थे। और डॉक्टर साहब का ये भी ध्येय था कि हमें कुछ समाज के लिए करना है, तो इन्हीं पैसों से जो कुछ वो बचा पाते थे, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को इन त्योहारों को बहुत महत्व देते थे कि हमारे समाज के बच्चे इन त्योहारों का महत्व समझें। इसमें वो अपने हिसाब से जो भी बच्चों को डोनेशन दे सकते थे, रबर की, पेंसिल की, वो देते थे कि वो त्यौहार मनाए बच्चे। और डॉक्टर साहब का ये था कि लगन डॉक्टर साहब में बहुत थी। कोई भी काम करना है तो उसको पूरे उत्साह से वो करते थे। कभी इनमें जो है ये नहीं हुआ कि इस काम को मैं नहीं कर सकता हूँ, आप काम बताइए, डॉक्टर साहब करने को तैयार। जब डॉक्टर साहब की डिग्री पूरी हो गई तो उसके बाद भी डॉक्टर साहब ने जो भी अपनी परेशानियाँ उठाई थी, तो उसमें वो समाज की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहे। और हमारे सामने कई लोगों की मदद की उन्होंने, पैसे से, समय से, जिस तरह से भी डॉक्टर साहब मदद कर पाए। डॉक्टर तनु जैन हूँ मैं, और मैं डायरेक्टर NCVBDC हूँ, और डॉक्टर जय किरण के साथ बहुत लंबे टाइम से एसोसिएशन है। तो ये हमारे ही काडर के ऑफिसर हैं, और इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में अपना जो है पब्लिक हेल्थ का जो भी एक्सपर्टीज़ है उससे काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। इट इज़ अ ग्रेट थिंग टू फिनिश योर करियर in this government job and come out of it with flying colors. So I wish him all the best in his personal life. May he have a wonderful innings in times to come. Thank you so much. गंगाराम हैं, इनके बड़े भाई हमारे दोस्त थे, और ये भी बहुत गहरे दोस्त हैं। और चाचा है हमारे मुनेसर चाचा। ये सभी लोग यहाँ वल्लीपुर के हैं और एक हिसाब से हमारी टीम के हैं। अरे चाचा तो हर जगह खड़े रहते हैं, हमें जब भी मुसीबत पड़ती है तो मुनेसर काका हमेशा खड़े रहते हैं। एक बार हमारे घर में कई बार डेथ हुई तो सबसे पहले मुनेसर काका आते थे, और भी बहुत सारे लोग आते थे। तो हमारी मदर की डेथ हुई तब भी साथ में खड़े हुए थे। अभी हमारे पिताजी की डेथ हुई थी 2 साल पहले, तो पूरा 4 दिन हमारे साथ खड़े रहे सब लोग। तो इन हमारे सब परिवार के ही लोग हैं, और इन लोगों ने मतलब हर जगह पे जब ज़रूरत पड़ी तो मेरे लिए खड़े रहे सब। तो हमारे पिता जी बताते थे, हम लोग बहुत छोटे थे, कि जिस विषम परिस्थिति में इन्होंने पढ़ाई लिखाई की अपनी, बहुत ही कठिन समय था वो। घर की भी परिस्थिति बहुत ही गड़बड़ थी उस समय हम लोगों की। और हमारे बाबा जी रोज़ कहा करते थे इनका नाम लेकर के कि डॉक्टर जयकरण हमारे घर का जो लड़का है बहुत ही मेहनती, और खेती बाड़ी में बहुत ही लगन से काम करते थे। ये हर चीज़ में इनको कोई मतलब पिछाड़ नहीं सकता था कि किसी भी कार्य में, चाहे खेती का काम हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का काम हो। हमारे बाबा जी हमेशा कहा करते थे, आज भी जब तक हमारे बाबा जी थे उन्होंने हमेशा यही बताया इनका नाम लेकर के, डॉक्टर जयकरण भैया का, कि हमारे परिवार में वही एक लड़का पढ़ने लिखने में इतने लगन से जो पढ़ाई लिखाई की,
कि रात में जो लालटेन जला करके पढ़ाई लिखाई करते थे पहले के लोग, बाबा जी हमारे बताते थे कि वो जब पढ़ाई करने के लिए बैठते थे तो उसमें तेल ख़त्म हो जाता था मिट्टी का, लेकिन इनकी पढ़ाई नहीं ख़त्म होती थी। सब लोग गांव में प्यार करते हैं इनके चरित्र के ऊपर। किसी के साथ ही उन्होंने गलत नहीं सोचा। इस समाज के लिए अच्छा काम किया है बचपन से उन्होंने, इसलिए उनको प्यार करते हैं और चाहते हैं। गांव के अंदर, हमारे मौजे के अंदर इस प्रकार का लड़का होना मुश्किल है, न हुआ है और न होगा। और तो बहुत बच्चे हैं पढ़ते लिखते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन वो जहाँ तक पहुँच के है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, रोशन किया, हमारे गांव का नाम रोशन किया, आगे ले गए। डॉक्टर जयकरण तो भाई हमारे यहाँ के ऐसे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे ही हैं और वो हर आदमी के सुख दुख में शामिल रहते हैं। हम डॉक्टर जयकरण हमारे गांव के आन बान शान हैं। इन्होंने अपनी मेहनत से गांव में रह करके और डॉक्टरी की पढ़ाई की है। बाबा साहब को अपना आदर्श मानता हूँ और मेरा बहुत पब्लिक हेल्थ में करीब मेरा 36 साल का अनुभव है और मैंने डोर टू डोर ज़्यादा काम करना पसंद किया है। मैंने किसी एक मरीज़ को देखने की कभी प्रायोरिटी नहीं दिया है, डोर टू डोर जाके हमने महसूस किया है। और मेरा पक्का विश्वास है कि अगर स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग जैसे शब्द बाबा साहब को अच्छी तरह मालूम होता और वो अपनी स्क्रीनिंग अपने डायबिटीज़ की, अपने ब्लड प्रेशर की करते, मान्यवर कांसीराम साहब भी अगर ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग खुद करके उनको किसी डॉक्टर वालों ने बता दिया होता तो वो अभी और दिन रहते और हम हमारे समाज को बहुत कुछ देके जाते। रिटायरमेंट के बाद तो मैंने तो सोचा नहीं कल कैसा होगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि जो भी रहे आज तक जैसे कामयाब रहे इस तरह शानदार ज़िंदगी रहे। मैं एक एक मिनट को अपने लिए ना दे के समाज के लिए जीना चाहूँगा। 43 एकड़ की इंस्टीट्यूट का आइडिया किसी को नहीं था, वो 43 एकड़ का डिमार्केशन भी मेरे द्वारा किया गया। उसके बाद लखनऊ में मैं रीजनल डायरेक्टर बना के भेजा गया। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भेजने पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो केजी मेडिकल कॉलेज जिसने हमको एमडी दिया था, एमबीबीएस की डिग्री दिया था, उस मेडिकल कॉलेज को मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने में मैंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और प्रोफेसर के.एम. सिंह का साथ रहा। माननीय मंत्री भारत सरकार पद्मश्री डॉक्टर सी.पी. ठाकुर साहब की कृपा से और डॉक्टर के.एम. सिंह के सहयोग से मेडिकल कॉलेज केजीएमसी को मेडिकल यूनिवर्सिटी का रूप देने में माननीय मायावती बहन जी का भी बहुत योगदान रहा। माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री छोटेलाल वर्मा जी का भी बहुत योगदान रहा। उन्होंने ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट करके एक कॉलेज को यूनिवर्सिटी का रूप दिया। मेरा भी उसमें थोड़ा बहुत योगदान रहा। मैं इसको बहुत बड़ा अपना उपलब्धि मानता हूँ और अच्छा समझता हूँ कि मेरे हाथों से कुछ ईंटें उसमें लगाई गई। एक और बहुत बड़ा काम मुझे यहाँ मौका मिला। 17 सांसद महिलाएं आई थी यूपी में और उनको महिला सशक्तिकरण के काम में वीरांगना फूलन देवी भी थी, आदरणीय शबाना आजमी जी भी थी और करीब 17 मशहूर सांसद हमारी महिला सांसद जो थी उन्होंने यूपी के महिला सशक्तिकरण में काफ़ी योगदान दिया था। उसमें भी एक मेज़बान की भूमिका निभाने में का मौका मुझे मिला था। उसका भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सुन के बहुत अच्छा लगता है वो। इसी तरह गुजरात में इस स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बनवाने में भी काफ़ी योगदान देना पड़ा और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस मेकिंग में मेरा योगदान रहा। और जो लास्ट में अभी आपसे बात हो रही थी दिल्ली की पोस्टिंग की जो उपलब्धियां हमारी
श्रीकाकुलम और नवागढ़ की रही हैं, वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन 17 राज्यों में एनसीडीसी की ब्रांचेस को ज़मीनें दिलाना वो थोड़ा टेढ़ा काम था। वो 2010 से रुका पड़ा था और संयोग से मेरे हाथों से कम वो पूरा हुआ और उसके एमओयू पे मुझे साइन करने का मौका मिला। उसको भी मैं अपनी एक उपलब्धि मानता हूँ। हमें जो कुछ भी जीरो के बाद मिला है सब सोसाइटी से भी मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि जो हमें मिला है उसको ब्याज सहित समाज को देता चलूँ। जहाँ तक पे बैक टू सोसाइटी अम्बेडकरवाद के संबंध में बात आती है, तो उसमें बाबा साहब ने बहुत क्लियर कहा है कि आपको जो भी फाइनेंशियल या रिसोर्सेज जो भी आपके पास हों ज़िंदगी में, टाइम, मनी, टैलेंट, कुछ भी जो हो आपके पास में, उसका 5% समाज को देने से समाज आगे बढ़ सकता है, बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ सकता है। तो उनकी इस बात को मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। बल्कि मेरा तो सोचना यहाँ तक है कि 5% या 3% या 2% की कोई सीमा नहीं बांधनी चाहिए। जो भी आपकी औकात हो, जो आपकी सीमा हो, जो आपसे संभव हो, टाइम, टैलेंट एंड मनी तीनों आप समाज को देंगे। जो भी देंगे उसका 1000 गुना समाज आपको देगा। इसमें कोई जो आपको पर्सनली भले ना दे, लेकिन मानवता उससे फलित होगी और मजबूत होगी, ऐसा मेरा सोचना है। साथियों, अपने लिए ही जिए तो ये क्या जिए, जी अब तो जी जमाने के लिए।